हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में। तो बायो-सैवर्ट ने सबसे पहले देखा कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो जब उसके सामने वो मैग्नेटिक कंपास को ले जाते थे तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता था। तो जिससे इन्होंने अनुमान लगा लिया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही क्या है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बताई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है। ठीक, तो देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है, डीएल क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर फिर से देख लीजिए, डीवी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ होती है इसकी वैल्यू। आई क्या है, करंट कैरिंग जो वायर में कितना करंट फ्लो है वो है। डीएल क्या है, स्मॉल डिस्टेंस इस वायर का, स्मॉल डिस्टेंस है क्योंकि वायर क्या है, वेरी कर रहा है लगातार इसका लेंथ, हमेशा इसका स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से। ठीक, डीएल, और ये आर क्या है, जिस पॉइंट हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे। ओके, अब बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी थीटा क्या है, यहाँ पे डीएल और आर के बीच का एंगल है। ठीक, डीएल और आर के बीच का एंगल है। ठीक, आइए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे ही आप किसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, कहाँ कैसा डायरेक्शन है, तो ये आपको बताता है, डायरेक्शन बताता है राइट हैंड थंब रूल। इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसमें क्या होता है कि जो अपना थंब है इसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। अपने थंब को कहाँ रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक, तो अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। अपने जितने फिंगर है, ये अपने फिंगर हैं, इसको जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है वहाँ तक फैलाएंगे। ठीक, तो फिर से एक बार देख लीजिए, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और इस फिंगर को कहाँ कर्ल करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वहाँ तक हम ले जाएंगे अपने फिंगर को। तो ये, और जहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ तक अपने फिंगर को फैलाएंगे। ठीक, देखिए करंट यहाँ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ फाइंड करना है तो यहाँ तक अपना फिंगर फैला लिए। तो ये जो आपका पाम होगा ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। तो ये पाम देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की हमकी वैल्यू देगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमको राइट थंब रूल निकालना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक, बात करेंगे, फिर अपने फिंगर को जिस पॉइंट हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तक फैलाएंगे अपने फिंगर को, और ये जो आपका पाम होगा ये हमको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ठीक, देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बता रहा है, पाम अंदर की ओर बता रहा है। ठीक, अंदर की ओर यानी क्या है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड को हमेशा क्रॉस से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे, अपने फिंगर को जिस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तक ले जाएंगे, और जो आपका पाम है क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो अंदरवर्ड इनवर्ड दिखा रहा है डायरेक्शन, तो क्या होगा, इनवर्ड, यानी इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये है। आइए चलिए इस वाले का डायरेक्शन निकालते हैं, पॉइंट पी पे डायरेक्शन निकालते हैं इसका, इस वायर के कारण। ठीक, तो सबसे पहले अपने थंब को क्या कीजिए, करंट के डायरेक्शन ले जाइए, और किस पॉइंट निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है, तो अपने फिंगर को पॉइंट पी तक फैलाइए, यानी क्या दिखाएगा, बाहर की ओर आपको। तो इस पॉइंट पी पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट क्यू पे, तो अपना फिंगर ऐसे ले जाइए करंट के डायरेक्शन में, क्यू तक अपना फिंगर, सॉरी अपने थंब को करंट के डायरेक्शन ले जाइए, अब फिंगर को क्यू तक ले जाइए, यानी आपका क्या होगा, इनवर्ड। तो यहाँ पॉइंट क्यू पे क्या होगा, इनवर्ड होगा। ओके, देखिए आउटवर्ड को डॉट से डिनोट करते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसके लिए देख लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये देखिए बाहर की आउटवर्ड है, क्योंकि डॉट से डिनोट दिखाया गया है, यानी करंट जो है बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे करंट क्या है, बाहर की ओर, तो करंट में अपने थंब को ले जाएंगे करंट के डायरेक्शन में। ठीक, तो थंब को बाहर हो जाएगा। ठीक, अपना फिंगर को कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पूरे फिंगर को कहाँ फैलाएंगे, जहाँ तक हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थंब बाहर की ओर, फिंगर यहाँ तक, मतलब ये क्या आपका पाम कहाँ दिखा रहा है, अपवर्ड। ठीक, तो पाम कहाँ दिखाएगा, अपवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट पी के लिए अपवर्ड होगा, अप ऊपर होगा। ठीक, बात करते हैं पॉइंट क्यू के लिए, यहाँ भी क्या करंट बाहर की ओर है। ठीक, फिंगर ऐसे हो गया, यानी क्या हो गया, डाउनवर्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। अब इसके लिए कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, तो करंट कहाँ है, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर निकल रहा है। ठीक, तो देखिए करंट अंदर की ओर हो गया, पॉइंट पी क्या है, यहाँ है। ठीक, करंट अंदर, पॉइंट पी यहाँ, यानी क्या होगा, नीचे। ठीक है भाई, यहाँ दिखा दूँ, ये क्या है, करंट अंदर है, अपने थंब को कहाँ कीजिए, करंट डायरेक्शन में, फिंगर जहाँ हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ फैलाइए, तो ये आपको दे देगा आपका पाम नीचे, यानी क्या होगा, डाउन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउन। ओके, अब इधर पॉइंट क्यू के लिए बात कर लें, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। ठीक, और ये आपका फिंगर कहाँ ले जाना है, पॉइंट क्यू तक ले जाना है। ठीक, तो ये क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, आपका पाम कहाँ देता है, अपवर्ड, ये क्या होगा, अप। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन देखना। ठीक, अब बहुत लोग को ये आता भी होगा, जिसको ना आता होगा वो एक बार स्किप, जिसको आता है वो स्किप भी कर सकता है। ठीक, तो बहुत लोग ये डायरेक्शन निकालना आता भी होगा, मुझे पता है जहाँ तक, क्योंकि क्रैश कोर्स है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट।
ठीक। तो जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है उसी के एक्सिस पे आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक। तो जहाँ वायर है उसी के एक्सिस के पास ले जाएंगे, उसी एक्सिस से, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी ऐसे। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंपास ले जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा, जहाँ पे ये वायर है, ठीक, इसके इधर इधर दिखाएगा डिफ्लेक्शन, ठीक, लेकिन जिधर इसके एक्सिस पे, इसी के एक्सिस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है उसी के एक्सिस पे। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। तो जहाँ करंट का एलिमेंट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो गया एंगल। ठीक, आई और एल और आर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। अब बात करते हैं यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कौन कौन सी होती है, इसका यूनिट 3 है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर है, या टेस्ला भी है, या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो किसी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो स्मॉल लेंथ के लिए हमने देखा था, बायो-सैवर्ट लॉ से आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू हम निकालते थे वो स्मॉल डीएल लेंथ के लिए निकालते थे, इसलिए उसका ज़्यादा यूज नहीं होता था। ठीक, तो बायो-सैवर्ट लॉ का ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब कोई स्ट्रेट वायर के लिए हमको निकालना है, ठीक, पूरे स्ट्रेट वायर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लिए सिंपल सा। ठीक, बी वायर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए क्या है, जिस पॉइंट हमको निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, जहाँ अल्फा बीटा क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है वायर का, फर्स्ट पॉइंट से लेके जो यहाँ पे एंगल बना है वो उसे ही कहते हैं अल्फा, और जिसका लास्ट पॉइंट है वायर का, वहाँ से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं बीटा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला ये भी उसी से है, बायो-सैवर्ट लॉ से के यूज से ही निकला है ये फॉर्मूला भी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है, बी क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, तो ये है, इसका यूज करके हम अभी और फॉर्मूला देखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक का जो मैं पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। तो किसी इन्फिनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछता है, वो क्या होता है। ठीक, तो जब इन्फिनाइट लेंथ होगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा भी 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 आई बाई ए, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। ठीक, तो 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो आपको जिस फॉर्म में याद करना हो अच्छे पैसे याद कर सकते हैं। ओके, तो बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए याद कर सकते हैं, बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, जैसे भी याद करना है याद कर लीजिए। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट इन्फिनाइट लेंथ, जब इन्फिनाइट लेंथ का वायर है उसके लिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। ओके, अब बात करते हैं सेमी इन्फिनाइट है, तो सेमी इन्फिनाइट के लिए एक के लिए 90 डिग्री हो जाएगा, एक के लिए 0 डिग्री हो जाएगा एंगल। ठीक, जो एक इन्फिनाइट लेंथ है उसके लिए 90 डिग्री हो जाएगा, जो आधा वाला है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसी में रखेंगे वही फॉर्मूला में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए आएगी। ठीक, तो याद कर लीजिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फिनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, और सेमी इन्फिनाइट के लिए क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ओके, अब जितना डाटा याद करके चलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो हर डाटा को याद कर लीजिए, वहाँ पे निकालेंगे नहीं नीट के एग्जाम में। ओके, नीट का एक क्वेश्चन है 2014 क्वेश्चन है, क्या है, 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक, आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू ईच अदर with an one above the other such that O is the common point for two। ठीक, 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, एक का है ए ओ बी, ठीक, एक दूसरा क्या है सी ओ डी है। ठीक, दोनों एक दूसरे से कैसे रखे हैं, राइट एंगल पे रखे गए हैं। ठीक, और क्या एक दूसरे पे रखे गए हैं, ठीक, राइट एंगल टू ईच अदर एंड वन एबव द सच दैट ओ इज अ कॉमन पॉइंट, एक दूसरे पे ऐसे रखे गए हैं कि जो ओ पॉइंट है इन लोग का वो क्या हो जाए, इन लोगों का कॉमन पॉइंट हो जाए। ओके, तो ये बोल रहा है। फिर क्या बोला है, द वायर कैरिंग I1 I2 करंट रिस्पेक्टली, तो एक पे क्या है I1 करंट है, ए ओ बी वाले पे I1 है, बी सी ओ बी डी वाले पे क्या है I2 करंट है। ओके, फिर क्या बोला है, पॉइंट पी इज लाइनिंग एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ along a direction perpendicular to the plane containing the wire। ठीक, तो क्या बोला है, देखिए पॉइंट पी जो है लाइनिंग क्या करता है, डी डिस्टेंस पे, तो पॉइंट पी कहाँ है, लाइन कर रहा है, लाइन कहाँ कर रहा है, डी डिस्टेंस पे। ठीक, और भी क्या है, फ्रॉम द अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ से डी डिस्टेंस, तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, जेड एक्सिस में डी डिस्टेंस बता रहा है, यहाँ पे डी डिस्टेंस ऐसे बता रहा है। ओके, तो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस ऐसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, हम ऐसे बाहर की तो दिखा आपको नहीं पाएंगे। ठीक, तो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे पॉइंट पी लाई कर रहा है। ओके, ये बोला। फिर क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी, इन दोनों के कारण। ठीक, तो देखिए दोनों ही इन्फिनाइट लेंथ के वायर हैं। ठीक, और देखिए पहले लेके डायरेक्शन हम देख लेते हैं पहले वाले वायर के लिए, तो पहले करंट ऐसे दिखाया गया है। ठीक, तो करंट ऐसे है, और पॉइंट हमको जो हम करंट के डायरेक्शन में अपना फिंगर को ले जाएंगे, थंब को ले जाएंगे अपने करंट के डायरेक्शन में। ठीक, और सभी फिंगर को क्या करेंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, जहाँ जिस पॉइंट हमको निकालना है। तो पॉइंट पी कहाँ है, डी डिस्टेंस ऊपर है। ठीक, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब डी जेड एक्सिस में। ओके, तो हम ऐसे,
तो अपने फिंगर को यहाँ करंट डायरेक्शन ले जाएंगे, अपने थंब को करंट डायरेक्शन ले जाएंगे, अपने सही फिंगर को कहाँ ले जाएंगे, जिस पॉइंट को हमको निकालना है। ठीक, हमारी जो ये पाम है क्या दे देगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो हमारा पाम क्या बताएगा, यानी इधर का बताएगा। ठीक, तो इस वाले करंट का कार्य कहाँ आएगा, इधर की ओर आएगा। तो आई में कार्य जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए जिसको B1 बोल देते हैं, कहाँ आएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके लिए। इसके लिए देख सकते हैं कि जो करंट है इधर की ओर है। ठीक, करंट कैसे इधर की ओर है। ठीक, और पॉइंट डी कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन है। ठीक, पॉइंट डी जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को निकालना है, कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन। यानी करंट अपना कहाँ है, अपना थंब को कहाँ ले जाएंगे, करंट के डायरेक्शन ले जाएंगे, और अपने फिंगर क्या करेंगे, आउट ऑफ प्लेन ले जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, मतलब ऊपर की ओर आ जाएगा, इधर की ओर। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब इसको हम B2 बोल देते हैं। ठीक, तो देखिए ये वाला वायर का कार्य कहाँ पे, एक्स एक्सिस में है, इस वाले वायर का कार्य कहाँ है, वाई एक्सिस में आया है। ठीक, तो हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये भी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ये भी लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है। ठीक, तो दोनों इसके लिए क्या होगा, BOB क्या हो जाएगा, μ0/4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए क्या होता है, μ0/2 I/2 होता है। ठीक, μ0/2 I1/d हो जाएगा पहले वायर के लिए। ठीक, ये कहाँ है, एक्स एक्सिस में है ये, तो क्या हो जाएगा, आई कैप इसको लिख सकते हैं। ठीक, दूसरे वाले का कहाँ है डायरेक्शन, दूसरे वाले का डायरेक्शन जो वाई एक्सिस में है, इसका भी वही सेम होगा। तो BCOB क्या होगा, μ0/2 I2/d हो जाएगा। इसके में करंट क्या है, I2 है, इसलिए I2/d, और क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, J कैप होगा। ओके, तो J कैप हो जाएगा। अब इसका वो नेट ले लेते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0/2 d हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, इन लोगों में। ठीक, μ0/2 d कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या I1 I कैप प्लस I2 J कैप हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट होगा, तो इसको रूट को 1/2 कर दिया। ठीक, तो ऐसे भी हो सकता है, B नेट बराबर μ0/2 d I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट, या 1/2 भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, D। ओके, तो ये है नीट 14 क्वेश्चन। अब बात करते हैं कोई सर्कुलर लूप है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। कोई सर्कुलर लूप है, उसमें करंट I फ्लो है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। वही बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो इसके सेंटर पे, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इसकी वैल्यू होती है B μ0 I/2 R होती है। ठीक, तो B क्या होता है, μ0 I/2 R। तो ये याद कर लीजिए, ये सर्कुलर लूप पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 I/2 R। यहाँ क्या है, इसमें करंट जो फ्लो है वो है। ठीक, यहाँ ये R क्या है, इसका रेडियस। ओके, तो B μ0 I/2 R। अब बात करते हैं नियर नंबर ऑफ टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0 n I/2 R हो जाएगा। तो नियर नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा। ओके, देखिए अब बात करते हैं कोई आर्क है, कोई सर्कल का आर्क पार्ट है। ठीक, यहीं कुछ पार्ट, यहीं आर्क मतलब क्या होता है, सर्कल का कुछ पार्ट कटा हुआ है। ठीक, तो कोई आर्क है सर्कल का, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। तो किसी सर्कुलर आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ नहीं होगा, जो फॉर्मूला होता है वही होगा, μ0 I/2A जो होता है, या 2R जो होता है वही होगा। बस इसमें क्या होगा, θ/2π। ठीक, θ/2π लिखना है कि θ/2π मतलब कितना एंगल बना रहा है, उसी का 2π मतलब 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। ओके, पूरा एंगल कितना 360 डिग्री का होता है, उसमें क्या करना है, जितना पार्ट होगा उसी से, तो उसका जितना पार्ट है वो 360 से डिवाइड कर देंगे। ओके, एक बार भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये कितना है, 180 का कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क है, उसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या है, सेमी सर्कल है, तो याद कर लीजिए, इसके लिए याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है। सेमी सर्कल यानी क्या होगा, μ0 I/2A जो होता है वो होगा ही, बस क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री बाई 360, 180 डिग्री है ही अपॉन 360 डिग्री, तो 180 से 360 क्या हो जाएगा, 1/2 पार्ट में जाएगा। ठीक, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ0 I/4A हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो किसी सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, μ0 I/4A। ओके, अब बात करते हैं कोई 90 डिग्री का है पार्ट, कटा हुआ पार्ट। ठीक, तो यानी क्या μ0 I/2A और 90 डिग्री बाई 360 लिख देंगे, 90 डिग्री अपॉन 360। तो 90 के बारे में कितने, 19 4 जा 36 होता है, 9 4 36 मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक, यानी इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या जाए, B μ0 I/8A हो जाएगा। किसी 90 डिग्री कोई आर्क है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, μ0 I/8 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कोई 60 डिग्री का आर्क है, तो उसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/2A है। ठीक, 60/360 यानी कि हो जाएगा 1/6। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/12A। ओके, यहाँ पे मैं खचा हुआ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर पहले बनाया था, कुछ से डिलीट हो गया था वो लेक्चर, इसलिए ये पहले से खचा हुआ आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं। ओके, अब बात करें सर्कुलर लूप में डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जब भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, देखिए क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर इनवर्ड होगा। ठीक, जब भी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। याद लीजिए, क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड होगा यानी क्रॉस होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। याद के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो आप फिंगर से भी देख सकते हैं इसे। ओके, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, इनवर्ड, और मतलब क्या, क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो गया, आउटवर्ड होगा। ओके,
तो ये नीट का ही क्वेश्चन है, क्या फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ द फॉलोइंग केस। तो बहुत सारे केस अभी था, उसमें आपको ये वाला जो है इसमें बताइए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगा, ठीक, पॉइंट ओ पे क्या होगा। ओके, तो देखिए एक ऐसे लूप है, एक ऐसे लूप है, ठीक, इसका रेडियस ए है, ये छोटे वाला जो लूप है इसका रेडियस क्या है, बी है, ठीक, ये भी है और ये भी है, इसका काउंट नहीं होगा क्योंकि क्या है, ये इसके एक्सिस ऑफ सेंट, इसके पॉइंट ऑफ एक्सिस से ही लाई हो जाए। देखिए ये जो पॉइंट जहाँ पे हमको निकालना है उसी पॉइंट से ही लाई हो रहा है, इन दोनों का हम नहीं निकालेंगे, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यही जो सर्कल है इसी का हमको निकालना होगा। ओके, देखिए इसके लिए क्या होगा, पहले हम इसी के लिए लिख लेते हैं, जो बड़ा वाला सर्कल इसके लिए, तो B1 इसको मान लेते हैं 1 वाले के लिए, क्या हो जाए म्यू नॉट, क्या है सेमी सर्कल, इसलिए क्या है म्यू नॉट 4 I/B हो जाएगा, ठीक, इसका रेडियस क्या है B है, इसलिए क्या I/B होगा, और क्या है ये क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज है इसलिए क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज इसलिए इनवर्ड होगा। अब बात करते हैं छोटा वाला सर्कल, तो छोटा वाला के लिए हम B2 बोलते हैं, ठीक, B2 लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्या है सेमी सर्कल है, इसलिए इसका भी क्या है म्यू नॉट I/4 A हो जाएगा, इसका रेडियस क्या है A है, इसलिए म्यू नॉट I/4 A हो जाएगा, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्या होगा आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि जो ये छोटा वाला रेडियस है, ये क्या है छोटा वाला, मतलब ये जो A है इसका रेडियस कम है, A वाला का रेडियस कम है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके रेडियस की इन्वर्सली है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसी में से इसको घटाएंगे, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये कॉमन ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 I/A, आई कॉमन ले लेंगे, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 आई कॉमन ले लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 1/A माइनस 1/B, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है, इससे 1/A माइनस 1/B होगा, और नेट डायरेक्शन क्या होगा इसी के हिसाब से होगा, तो ये नेट डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि यही ज़्यादा है इसलिए क्या होगा आउटवर्ड होगा। ओके, तो ये देखिए इसका देख लेते हैं फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर ओ, तो सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए क्या है सेमी इन्फिनाइट लेंथ है, ये सेमी इन्फिनाइट लेंथ है, ठीक, इसका सेमी इन्फिनाइट लेंथ है, ये भी सेमी इन्फिनाइट लेंथ है, लेकिन दोनों क्या है सेंटर ऑफ, इसके पॉइंट ऑफ एक्सिस से ही लाई हो जा रहा है, इसके पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट को निकाला उसी से ही लाई कर रहे हैं ये वाला, इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो केवल इसके का जो सर्किल का है इसी का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक, इसी का इसके का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होता है म्यू नॉट I/4R होता है, ठीक, तो वही होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या है मतलब इनवर्ट होगा, क्योंकि क्या है क्लॉकवाइज है इसलिए क्या होगा इनवर्ट होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/4R होगा, अभी क्या होगा इनवर्ट होगा, क्रॉस होगा, ठीक। बात करते हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो, इसके लिए बात करते हैं। ओके, तो देखिए ये जो है ये भी क्या है सेमी इन्फिनाइट लेंथ है, तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसके एक्सिस से लाई कर जाए इसलिए इसका तो 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का क्या होता है म्यू नॉट I/4R होता है, ठीक, सेमी सर्कल का, ठीक। और देखिए इसके लिए क्या है इसका डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए क्या होगा इन्वर्ट होगा, तो ये क्या होगा क्रॉस होगा, इन्वर्ट होगा, ठीक। अब बात करते हैं इसका, देख लेते हैं ये वाला जो वायर है, तो इस वायर की देखिए ये क्या है सेमी इन्फिनाइट लेंथ है, इसलिए देखिए करंट यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस R रेडियस में निकालना है, ठीक, क्योंकि मैं ऐसे देखिए ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है यहाँ अपना थंब रखिए करंट के डायरेक्शन में, देखिए करंट के डायरेक्शन अपने थंब को ले जाइए, ठीक, हमको पॉइंट R पे निकालना है, यानी क्या होगा इन्वर्ट आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन्वर्ट ही होगा इसके लिए भी, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होगी सेमी इन्फिनाइट की क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R होती है, तो मैं बोला आपको याद होगा तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R होता है, ठीक, अभी क्या होगा इन्वर्ट इसके लिए भी होगा, ठीक। अब दोनों डायरेक्शन सेम है इससे दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो नेट क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 I/R हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/पाई, तो 1 + 1/पाई अभी क्या होगा इन्वर्ट ही होगा, ठीक। तो इसके भी सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पे देखिए क्या है एक सर्कल है, तो सर्कल वो भी क्या है क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या होगा इन्वर्ट होगा इसके लिए डायरेक्शन, ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होगा इन्वर्ट होगा। इसकी बात कर लेते हैं जो इन्फिनाइट लेंथ का ये वायर है इसके लिए क्या होगा, इधर देखिए अपना करंट के डायरेक्शन, अपना थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, फिंगर को कहाँ कीजिए इस पॉइंट निकालना है, ओ पॉइंट में निकालना है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसके लिए क्या होगा इस वायर के कारण इन्फिनाइट लेंथ के वायर के कारण आउटवर्ड होगा। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा कोई सर्कल के लिए क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 I/R होता है, अभी क्या होगा आउटवर्ड है, ठीक। अब बात करते हैं इसका वाला इन्फिनाइट लेंथ के लिए क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, अभी क्या है इनवर्ड है। ओके, यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन क्या है कौन ज़्यादा है, इसमें देखिए 2 पाई टर्म ज़्यादा है इसमें, ठीक, तो पाई टर्म ज़्यादा है मतलब ये छोटा है, ये टर्म बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नेट इसमें कॉमन का ले लेते हैं म्यू नॉट 2 I/R कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 1/पाई हो जाएगा, ये टर्म छोटा है इससे माइनस होगा, 1 - 1/पाई हो जाएगा, अभी इसके हिसाब से रिएक्शन बनेगा क्योंकि यह टर्म ज़्यादा है इसलिए क्या होगा इन्वर्ट ही होगा, ठीक, क्रॉस आएगा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है क्या है, कोई सर्कल कॉइल है, तो कोई सर्कल कॉइल है इसमें टर्न इनटू n नंबर ऑफ कॉइल, तो कोई एक सर्कल कॉइल है उसको घुमा मोड़ मोड़ के हम क्या किए ढेर सारे कॉइल बना दिए, ठीक, कोई इसी में एक कॉइल था सर्कल का उसको छोटा रेडियस करके और कॉइल बना दिए उसमें और सारे चक्कर बना दिए मतलब नंबर ऑफ कॉइल बना दिए। ओके,
ढेर सारे नंबर ऑफ कॉइल इसमें लगा दिए। ठीक, तो पहले क्या था केवल एक कॉइल था। ठीक, एक सर्कल था, उसको हमने मोड़ के क्या किया, नंबर ऑफ कर दिया, कॉइल बना दिया। ओके, तो उसके लिए नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो नया मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा n² टाइम हो जाएगा b। ओके, तो ये कैसे है, ये कैश क्रॉस है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ठीक, याद कर लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, n² टाइम होगा b। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या होगा, छोटा वाला जो बना रेडियस, उसके लिए नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n² टाइम b हो जाएगा। ओके, देखिए नीट 2016-2002 का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न ऑफ इट्स सेंटर बी, देन द वैल्यू ऑफ 2 टर्न कॉइल फॉर द सेम वायर। तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक गिवन लेंथ का कोई वायर, उसका सिंगल टर्न था, उसके लिए क्या था, बी था। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जब क्या हुआ कि उसमें 2 टर्न हमने कर दिया कॉइल को मोड़ के। ठीक, तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वही पूछ रहा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या होगा, बी बराबर क्या होता है, n² टाइम बी हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 टर्न किया, 2 टर्न यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी क्या होगा, 4 टाइम। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक, तो 4 भी हो जाएगा, ऐसा क्या होगा, सी। ओके, तो ऐसे ईजी होते हैं क्वेश्चन नीट के। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ रिंग। तो कोई रिंग है, उसके एक्सिस पे क्या होगा, कोई कुछ एक्सिस, आप कुछ एक्स एक्सिस पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा रिंग के सेंटर पे, आपने पढ़ा है क्या होता है, μ0/2 I/a होता है। ठीक, आपको ये याद होगा। लेकिन उससे जब पूछ ले एक्स एक्सिस पे, ठीक, कुछ एक्स एक्सिस पूछ ले तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, उसके बारे में पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका फॉर्मूला था वही होगा। ठीक, आपका फॉर्मूला क्या होता था, किसी सर्किल के लिए μ0I/2a होता था। ठीक, μ0I/2a, तो यहाँ पे क्या करना है, a² + x² पावर 3/2 करना है। ओके, μ0I/2a होता है ना, तो यहाँ ये टर्म को a को हटा के ऊपर a स्क्वायर कर लीजिए, नीचे क्या है, क्यूब है। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर a², नीचे का a² + x² की पावर 3/2। ओके, तो सिंपल से याद कर लीजिए। और यहाँ पे a क्या है, इसका रेडियस है, और r क्या है, जिससे हमको पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो a क्या रेडियस है, r क्या है, जिस पॉइंट हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस क्या होता है, μ0I/a² + x² पावर 3/2। ओके, तो जैसे याद करना है याद कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं इसके सेंटर पे। सेंटर मतलब ये x की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0I/2a। तो आपको ये तो याद ही होगा, सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2a होता है। अभी सेंटर सबसे मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे सबसे मैक्सिमम होता है, अभी क्या होता है, μ0I/2a होता है। ठीक, तो अब इसका ग्राफ भी बनता है। ठीक, तो पहले क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेंटर पे सबसे मैक्सिमम होता है, इसे क्या है, डिस्टेंस जैसे से बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक, यहाँ भी डिस्टेंस जैसे से बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। ओके, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर इससे सर लोग पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये टर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं, मैं बता दूँ। ओके, अब बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जब कोई क्या है, कोई वायर है या कोई लूप है, उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो आप उसके लिए आराम से बता सकते थे। ठीक, लेकिन जब क्या हो कि कोई वायर आउट ऑफ प्लेन हो, नहीं करंट क्या हो, प्लेन के आउट ऑफ प्लेन हो, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ठीक, तो जब क्या है, प्लेन के आउट है, जब कोई करंट क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो ये बोलता है एनसीईआरटी, व्हेन वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्या करंट क्या है, कमिंग हो रहा है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो उसके लिए करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। ओके, तो ये क्या होता है, आपको जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, मतलब यहाँ से पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो आप क्या कर लीजिए, मतलब यहाँ से पी पॉइंट यानी एल डिस्टेंस आपको निकालना है। ओके, तो उसी का एक क्या कर लीजिए, पूरा एक सर्किल बना लीजिए। तो जिस पॉइंट आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसी का एक सर्कल मान लेते हैं हम। ठीक, उसी पे एक इमेजिनरी सर्कल हम बना लेते हैं। ठीक, तो करंट क्या आउट ऑफ प्लेन है, जिस पॉइंट आपको निकालना है यहाँ से एल डिस्टेंस पे, तो उसी का हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रल B.dl बराबर μ0I इनसाइड आता है। ठीक, तो इंटीग्रल B.dl बराबर μ0I इनसाइड आता है, यही एम्पियर सर्किटल लॉ का, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। ओके, जहाँ B क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, dl क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ है, इस जो आपने सर्किल बनाया ना एल लेंथ का, जो एल लेंथ यहाँ से डिस्टेंस निकला, एल रेडियस का आपने जो सर्किल बनाया उसका क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, मतलब dl लेंथ है। ओके, इस सर्किल का। ओके, अब वो क्या होता है, μ0I इनसाइड होता है। ठीक, तो μ0 टाइम होता है जितना इसमें करंट फ्लो रहा है उसी का, तो B.dl जो होता है μ0I इनसाइड के बराबर होता है। ओके, तो यही आपका एनसीईआरटी बोलता है, इन द लाइन इंटीग्रल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, along a closed path is equal to μ0 टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। ठीक, तो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है, μ0 टाइम है जो है करंट का, μ0 टाइम है करंट इंक्लोज जो है, जितना करंट इंक्लोज है इसमें। ओके, तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ का भी ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि करंट ऑफ जब क्या प्लेन ऑफ पेपर है तब इसका यूज करते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। पर इसका एम्पियर सर्किट का लॉ का यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा इन्फिनाइट लेन का वायर जो है, इससे हम निकाल सकते हैं, और अगला हम अभी आपको दिखाते हैं। ठीक, तो इन्फिनाइट लेन का जो वायर वाला था फॉर्मूला, वो भी इससे हम निकाल सकते हैं, और एक ये वाला मैं आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, ये भी इसी से आता है।
एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला ये भी एम्पियर सर्कुलर लॉ से आता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए पहले, ठीक। तो देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, तो कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, उसके लिए, ठीक, मतलब हर तरफ से भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर वायर है, उसमें क्या करंट कैरिंग है, उसमें करंट क्या कैरिंग कर रहा है, तो उसके लिए हर पॉइंट पे पूछेगा, इनसाइड पॉइंट पे पूछेगा, इसके सरफेस पे पूछेगा और इसके आउटसाइड पूछेगा, हमको हर पॉइंट पे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमको बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए क्या होता है, मतलब जो पॉइंट मान लीजिए आर डिस्टेंस हमको निकालना है, यहाँ से आउटसाइड पॉइंट कितना आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो याद है बस वही होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन्फिनाइट लेंथ के वायर के लिए क्या होता है, आपको याद होगा, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई बाई आर, ठीक। तो इन्फिनाइट लेंथ के लिए जो होता है वही होगा फॉर्मूला, ठीक। और यहाँ बस ये इंपॉर्टेंट जो आर है ये डिस्टेंस रखेंगे, इसका रेडियस नहीं रखेंगे, आर जहाँ पे हम जिस पॉइंट हमको निकालना है वो डिस्टेंस रखेंगे, वही डिस्टेंस लेंगे। ओके, तो क्या होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई बाई आर। ओके, अब बात करते हैं इसके सरफेस पे। इसके सरफेस पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बस कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, इसके सरफेस पे, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई बाई कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई बाई कैपिटल आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट यहाँ 2 से काट के भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर। ओके, तो जिस फॉर्म में आपको अच्छा लगे वैसे आप याद करिए। ओके, यहाँ भी आप 2 को काट के ऐसे याद करते हैं, जैसे याद करते हैं याद कीजिए। ओके, अब बात करते हैं इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइड वाला, ठीक। इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपन 2 पाई जो है म्यू नॉट अपन 2 पाई आई, बस यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। म्यू नॉट अपन 2 पाई आई जो होता है वही होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, जहाँ स्मॉल आर क्या है, जो इनसाइड पॉइंट हमको जहाँ पे निकालना है, इनसाइड पॉइंट पे हमको जहाँ निकालना है, और कैपिटल आर क्या है, जिसका रेडियस है, जो वायर का पूरा रेडियस हुआ है। ओके, तो बार फिर से लिख लीजिए, इनसाइड क्या होता है म्यू नॉट अपन 2 पाई आई स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, आइए तो ग्राफ भी देख लेते हैं इन तीनों में, ठीक। तो आपने देखा कि जो है मैग्नेटिक फील्ड और आर के जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच का हम ग्राफ देख लेते हैं, स्मॉल आर के बीच का। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन साइड पे क्या है, इन साइड पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके रेडियस के, इन साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के, तो इसलिए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, सीधे इंक्रीज होगा, कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो पहले क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मतलब बढ़ेगी, इसके बीच का ग्राफ कैसा होगा, पहले इंक्रीज होगा, अभी क्या स्ट्रेट लाइन होगा, फिर क्या है आउटसाइड, अब सरफेस पे क्या होगा, सरफेस तक क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। फिर सरफेस पर जैसे हम आर डिस्टेंस हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आर टाइम घटती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर टाइम घटेगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक बी और आर के बीच हमको ग्राफ देखना है, तो पहले क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कहाँ तक, सरफेस तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये भी ग्राफ है, इस पर क्वेश्चन आए हैं आपके नीट में बहुत बार, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं केवल इसी ग्राफ। देखिए नीट में आपके 2021 और 19 में क्वेश्चन है, केवल ग्राफ पे ही पूछा है, एकदम सेम क्वेश्चन है, आंसर मार के चले आइए, ए होगा इसमें, ठीक। 2 बार ही क्वेश्चन चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्या सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, इसका रेडियस आर है, इस कैरिंग कांस्टेंट करेंट जो क्या करता है, कांस्टेंट कैरिंग करता है, द प्लॉट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस डी, तो हमें प्लॉट करना है बी और डी के बीच, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग कांस्टेंट करेक्टली रिप्रेजेंट बाय द फिगर। ओके, तो ये हमको पूछ रहा है, दोनों बार क्वेश्चन पूछा, 2021 में पूछा ये सेम ग्राफ। देखिए नीट 2016 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या एक लॉन्ग सॉलिड वायर है ऑफ रेडियस कैरिंग स्टेडी करंट आई, ठीक। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो करंट क्या है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट, ठीक। मतलब क्या है, सॉलिड की बात बता रहा है ये है, ठीक। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, तो हमसे पूछा रेशियो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बी और बी डैश का एट द रेडियस a/2 एंड 2a रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो बी पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यानी a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस क्या है, इन साइड पॉइंट है, ठीक। a/2 मतलब आधा डिस्टेंस क्या है, इन साइड पॉइंट है, जबकि 2a क्या है, आउटसाइड पॉइंट है। ओके, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछा है, एक बार इसको बी बोला है a/2 डिस्टेंस को, और 2a को क्या बोला है, बी डैश बोला है। ओके, इन्हीं दोनों का हमको रेशियो पूछा है, बी और बी डैश का। ओके, अब देखिए पहले क्या है, a/2 पे हम देख लेते हैं, तो a/2 क्या है, इन साइड पॉइंट है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपन 2 पाई आई स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, बस म्यू नॉट अपन 2 पाई आई स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, r/2 हो जाएगा, r/2 यानी a/2 हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2, यहाँ से a/2 2 नीचे चला गया, ये a स्क्वायर, एक a से a कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई a इंटू 2 हो गया। ओके, अब बात करते हैं 2a डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई आर होता है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2a रखेंगे, ठीक। म्यू नॉट अपन 2 पाई आई अपन 2a हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम आ गई, म्यू नॉट अपन 2 पाई आई अपन 2a, ये भी है, ये भी म्यू नॉट अपन 2 पाई आई बाई 2a सेम है, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो आंसर क्या होगा, ए। ओके, ईजी है। अब बात करते हैं लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, ठीक। तो लॉन्ग सोलेनोइड होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ऐसे है कोई, ठीक है, ये पेन है, इसी पे क्या है, जैसे वायर लपेट देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक सोलेनोइड बन जाता है, ये कोई मतलब है कोई नॉन कंडक्टिंग है, इसी पे क्या करते हैं, वायर लपेट लेते हैं और क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। ओके,
बात करते हैं जो सोलेनॉइड है, इसके इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, केवल जो इन साइड पॉइंट है जो ये है इसी में ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ओके, अब बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है, जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में क्या आता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आता है। ठीक, बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई आता है। अब बात करते हैं यहाँ स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, इसको एन बाई एल भी डिनोट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे म्यू नॉट क्या होगा, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 पावर -7 होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 पावर -7 हो जाएगी। ओके, तो याद कर लीजिए यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, एन कैपिटल एन बाई एल है। ठीक, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। ओके, जहाँ एन की वैल्यू, तो ये सोलेनॉइड। अब हम बात करते हैं टोरॉइड के बारे में। अब बात करते हैं टोरॉइड। टोरॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड बेंड इनटू फॉर्म अ क्लोज रिंग कॉल्ड टोरॉइड। तो जब क्या सोलेनॉइड को बेंड कर देते हैं, आपने सोलेनॉइड देखा ऐसे था, उसको हमने बेंड करके ऐसे रिंग बना दिया, उसे कहते हैं हम टोरॉइड। ओके, अब बात करते हैं जो टोरॉइड है, इसके इधर की बात करें, जो ये खाली स्थान है इधर भी किसी पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, चाहे इधर इसके बाहर वाले साइड की बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, हमको कहाँ मिलेगा, ये जो है पूरा ये जो कॉइल है उसी के अंदर ही मिलेगा हमको। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी लिखता है फॉर पॉइंट इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। तो इंटीरियर टू द टोरॉइड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ओपन स्पेस जो है। ठीक, फिर कहते हैं फॉर पॉइंट द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, जो ओपन स्टेट है जो एक्सटीरियर है टोरॉइड के, वहाँ भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मिलता कहाँ है, केवल इनसाइड टोरॉइड जो कॉइल है वहाँ पे मिलता है, इनसाइड द कॉइल ऑफ द टोरॉइड पे मिलता है। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ठीक, ये फॉर्मूला आपके ऐसे तरह हो गया, जो स्टेट इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसी की तरह इसका फॉर्मूला बन गया। ओके, तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यही होता है म्यू नॉट आई अपन 2 आर होता है। ओके, उसी की तरफ बन गया। ओके, एकदम उसी की तरह फॉर्मूला ये है, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं उसी की तरह, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की तरह ही इसका फॉर्मूला है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और जो आर है क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड। इंपॉर्टेंट है, जो आर क्या है, एवरेज रेडियस है। देखिए ये क्या है, ये 2 सर्किल यहाँ पे हो गए, टोरॉइड के कितने हो गए, 2 सर्किल हो गए, एक देखिए यहाँ वाला भी हो गया, एक इसके बाहर वाला भी हो गया, तो इसका हम एवरेज रेडियस लेते हैं। ठीक, एक ये वाला सर्किल हो गया, एक ये वाला हो गया, तो हमेशा इसका एवरेज रेडियस लेते हैं, तो आर क्या एवरेज रेडियस है। ठीक, तो बी एक बार फिर से देखिए, म्यू नॉट क्या होता है, टोरॉइड के जो कॉइल के अंदर क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपन 2 पाई आर होती है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। देखिए 2011 क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसमें क्या करंट जो है करंट फ्लो हो रहा है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोला है वी है। ठीक, इफ द करंट इज डबल, ये क्या कर दिया जाए, करंट को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, एंड द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज हाफ, तो नंबर ऑफ टर्न को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो न्यू वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो हमने क्या किया, करंट को क्या कर दिया है, डबल कर दिया, और मैग्नेटिक नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो टोरॉइड के लिए नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, मतलब इस सोलेनॉइड के लिए नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड के लिए बी क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई होती है। ठीक, बस वैल्यू रख दीजिए। अब क्या है, हो गया, जब नंबर ऑफ टर्म क्या कर दिया, आधा कर दिया गया, और करंट को डबल कर दिया गया, तो बी डैश क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन क्या हो गया, एन बाई 2 हो गया, और करंट क्या हो गया, 2 आई हो गया। ठीक, ये 2 से 2 कट ही गया, तो एकदम सेम हो गया, बी डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई हो जाएगी, तो बी डैश भी क्या एकदम सेम है, बी के ही बराबर है। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी। ओके, तो नीट का क्वेश्चन ये भी है, टोरॉइड के लिए क्वेश्चन है। ठीक, 2 टोरॉइड 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना है, टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना है, 200 और 100 रिस्पेक्टली। 2 टोरॉइड है, 1 और 2 है, एक का में कितना है 200 टर्न है, एक में 100 टर्न है मतलब। ओके, विथ एवरेज रेडियाई जो है 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, उनका एवरेज रेडियाई कितना है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है एक्सपेक्टली। इधर कैरिंग सेम करंट क्या सेम है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द 2 लूब्स, तो उनका रेशियो बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है टोरॉइड के लिए, म्यू नॉट एन आई अपन 2 पाई आर होता है, जहाँ आर क्या है एवरेज रेडियाई। ओके, यहाँ पे देख लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड करंट क्या है सेम है, इसे देखिए बोला ना सेम करंट है, इससे करंट वैल्यू खत्म हो गई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके, नंबर ऑफ टर्न अपन रेडियस के, नंबर ऑफ टर्न के प्रपोर्शनल है, और रेडियस के क्या है इन्वर्सली प्रपोर्शनल है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 बाई B2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये इसके प्रपोर्शनल से क्या हो जाएगा N1 बाई N2, इसके इन्वर्सली प्रपोर्शनल से क्या हो जाएगा R2 बाई R1 हो जाएगा। ओके, चलिए जल्दी वैल्यू रख देते हैं, तो B1 बाई B2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये क्या है 200, नंबर टर्न कितना है पहले में 200, दूसरे में 100 है, तो 200 बाई 100 हो जाएगा। ठीक, और एवरेज एरिया कितना है, 40 सेंटीमीटर, एक का है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमको उल्टा रखना है, R2 बाई R1 रखना है। ठीक, 20 बाई 40 हो जाएगा। ओके, यहाँ से अब इसको काटेंगे तो देखिए 200 है, ये 2 to 4 हो गया, यहाँ से ऐसे 2 to 4 है, ये 4 से 4 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो होता है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया,
तो 1:1 ही आ जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा डी। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मैंने बताया था कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, जब कोई रेस्ट चार्ज होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है रेस्ट चार्ज के लिए। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं होती है। ठीक, जब कोई चार्ज मूव करता है तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है। ओके, तो जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। ठीक, जब क्या चार्ज मूव करता है तो दोनों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंडीशन में होगा, चाहे चार्ज रेस्ट हो चाहे चार्ज मूविंग हो, दोनों कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब रेस्ट चार्ज उसके लिए 0 होता है, जबकि चार्ज मूव करे तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके, तो अब देखिए भाई चार्ज जब मूव करेगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं क्या होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स कब आएगा, जब क्या चार्ज मूविंग करेगा तभी मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ओके, तो चार्ज जब क्या है, फोर्स ऑन द मैग्नेटिक चार्ज, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या होगा, कोई मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, कोई चार्ज है v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है। ठीक, तो जो फोर्स होगा क्या होगा, क्यू वी क्रॉस वी होता है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो एफ बराबर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी। वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसको मैसेज भी लिख सकते हैं, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको मैसेज लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो क्या होता है कि जो इसका रिजल्टेंट होता है, कोई वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ओके, जो मतलब जो एफ है, मतलब जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में यही होता है। ओके, आपने ये वेक्टर में पढ़ा होगा। ठीक, यानी जो फोर्स है ये किसके, भी के भी परपेंडिकुलर है, और फोर्स जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। यानी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब देखिए क्या है, परपेंडिकुलर है, एफ और भी क्या है, परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। एफ और बी के बीच, चाहे एफ और बी की बात करें, इनके बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि डॉट, जब इनका डॉट प्रयोग करेंगे एफ डॉट भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो एफ डॉट भी करने पे 0 आएगा। ठीक, तो ये क्या है, भी इसके परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका डॉट प्रयोग क्या करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 0। चाहे इनके बीच का डॉट प्रयोग करेंगे तो भी आएगा 0। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिए। ओके, तो इनका डॉट प्रयोग करने पर 0 आ जाएगा, क्योंकि क्या एफ इसके भी परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी भी एफ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन निकालना, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने की बात करते हैं, तो ये भी उसी की तरह है, राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करेंगे हम इसमें भी। इसमें क्या होता है, आपको थंब जो है देखिए हमेशा भी क्रॉस भी होता है। ठीक, इसलिए आपको थंब को भी के डायरेक्शन रखना है। ठीक, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपना फिंगर को रखना है। ठीक, याद कर लीजिए यहाँ पे भी क्रॉस भी, इसलिए क्या जो थंब है वो क्या रखेंगे, भी को जो है थंब की डायरेक्शन रखेंगे। ठीक, मतलब थंब को भी के डायरेक्शन रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को अपने फिंगर की डायरेक्शन रखेंगे, और जो आपका पाम है वो दे देगा हमको फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो देखिए इसी के लिए देख लेते हैं, भी को सबसे पहले अपने फिंगर थंब को कहाँ रखेंगे, भी के डायरेक्शन में। ठीक, थंब को कहाँ रखेंगे, भी के डायरेक्शन, और अपना फिंगर कहाँ रुकिए छोटा, थंब को कहाँ रखेंगे, भी के डायरेक्शन में। ठीक, और अपना फिंगर कहाँ ले जाएंगे, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड है ऐसे, यानी क्या हो जाएगा ऊपर की ओर आएगा। ओके, थंब यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर की ओर आएगी, यानी अप आएगी। जो फोर्स होगा कहाँ होगा, अपवर्ड आएगा। ओके, एफ की वैल्यू क्या होगी, अपवर्ड, ये एफ है। ओके, तो यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। यानी भी यहाँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यानी फोर्स क्या होगा, आपका पाम क्या बता रहा है, अपवर्ड। यहाँ भी देख सकते हैं भी जो है ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऐसे लाइन में है, यानी आपका जो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा इनवर्ड आएगा, तो फोर्स क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। अब बात करते हैं कोई निगेटिव चार्ज है, कोई निगेटिव चार्ज है, इसके लिए क्या करते हैं, तो वेलोसिटी इधर है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, तो फोर्स कहाँ जाएगा, अपवर्ड। पर अपवर्ड हम नहीं लिखेंगे, हमेशा इसका उल्टा लिखेंगे, जब निगेटिव चार्ज है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं जैसे ये है कोई चार्ज, माइनस चार्ज है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर है, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रखेंगे, यानी क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, यानी कि आ गया इनवर्ड आ गया। लेकिन आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक, क्योंकि क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये है डायरेक्शन की बात। देखिए 2009 का क्वेश्चन है, क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम है इन द मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी है 2i + 3j × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमको वही मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पूछा है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जब क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव -2 माइक्रोकूलम का है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 टेस्ला, अभी किस में है, वाई डायरेक्शन में, और पार्टिकल की वेलोसिटी हमको ये दी है। ठीक, देखिए क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। तो वेलोसिटी हमको दिया है
चार्ज कितना दिया है, क्यू की वैल्यू कितना है, -2 माइक्रोकूलम का है, 2 × 10⁻⁶ लिख देते हैं चार्ज, ठीक। वेलोसिटी क्या है, 2I + 3J × 10⁻⁶ दिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, 2 टेस्ला है, कहाँ अभी वाई एक्स है, मतलब वाई डायरेक्शन यानी क्या है जे कैप में, ठीक। तो बी क्या हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा, ओके। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए एफ बराबर भी क्यू वी क्रॉस बी होता है, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे तुरंत एफ बराबर वी क्रॉस बी करेंगे, ओके। तो क्यू की वैल्यू क्या है, -2 माइक्रोकूलम का है, ठीक। तो -2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। इंटू करेंगे भी, तो भी की वैल्यू क्या है, 2I + 3J × 10⁻⁶ है वेलोसिटी, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 2J कैप है, ठीक। अब देखिए पहले जो अलग है, जो स्केलर है उसको हम बाहर कर लेते हैं स्केलर, और जो वेक्टर उसको अलग कर लेते हैं। तो स्केलर कौन कौन सा है, ये देखिए 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁶ ये कट गया, ठीक। अब बचा -2 बाहर हो गया, ठीक। ये क्या है, -2I + 3J और ये क्या है 2J कैप है, ठीक। ये क्या है, -2I + 3J, ये क्या है 2J कैप है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता ही होगा करना। देखिए 2I और देखिए V क्रॉस B करना होता है, ठीक। तो 2I × 2J, 2I × 2J क्या हो जाए 4K होगा, ठीक। 2 2 4 हो गया। आई और जे का क्या होता है, आई और जे का करेंगे तो क्या होता है के कैप होता है, ठीक। आई और जे का क्या होता है के कैप, ठीक। आई और जे का क्रॉस क्या होता है के होता है, ओके। इसका कर लेते हैं, देखिए क्या है -3J है, ये क्या है -2K 2J है, तो जे का क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक। तो उसी सेम होते हैं, जे होता है तो 0 हो जाता है, ठीक। सेम कैप होते हैं तो वो 0 हो जाता है, ओके। तो यानी क्या हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, -8K कैप आ जाएगा, ओके। तो आंसर कौन सा होगा, -8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन। निगेटिव देता है तो और अच्छा होता है आंसर, ओके। तो आंसर क्या होगा सी, ठीक। देन नीड 2021 का क्वेश्चन इसी साल का क्वेश्चन है, क्या है, इन द प्रोडक्ट एफ बराबर कितना है क्यू वी क्रॉस बी, ये तो हम जानते हैं, ठीक। ये सब आपको फॉर्मूला भी दे दिया है फॉर्म क्वेश्चन में, ठीक। एफ बराबर यहाँ पे दे दिया है क्यू वी और बी को आई जे के कैप में दिखा दिया है, ठीक। बी आई + बी जे + बी के कैप में दिखा है, ठीक। अब बोला कोई चार्ज क्यू है, क्यू की वैल्यू बोल दिया 1 है, एंड वी की वैल्यू दिया है 2I + 4J + 6K है, ठीक। वी की वैल्यू भी दे दिया हमको, क्यू की वैल्यू दिया है, वी की वैल्यू दिया है, एंड हमको एफ की वैल्यू भी दे दिया है। देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दे दिया है -4I -20J + 12K, तो एफ की वैल्यू दे दिया है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बी, तो बी का एक्सप्रेशन पूछा है, तो इसमें उल्टा दे दिया है। इसमें एफ की वैल्यू हमसे इसमें हमको बी की वैल्यू पूछ रहा है, एफ की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू दे दिया है, ठीक। इसमें उल्टा दे दिया है। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि ये बी की वैल्यू, जो फॉर्मूला सभी का है, सभी का आंसर जो है, इसमें बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो बी की वैल्यू तीनों को रखिए, जिसके बराबर एफ की वैल्यू आ गई वही ऑप्शन होगा। तो एक तरीका ये है कि बी की सभी ऑप्शन को आप चेक कीजिए, इसमें बी की वैल्यू रख के जिसकी वैल्यू एफ के बराबर आ गई, सभी का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए, जिसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई वो होगा। तो ये बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत कठिन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा 2 ठो, फिर उसमें सभी की वैल्यू आई जे के रखेंगे तो ऐसे होगा। एक तो मैंने ये चीज़ भी आपको बताया था, जो फोर्स होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर वी का भी परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो ये भी आप देखा होगा, ठीक। तो यानी जो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। या वी एफ डॉट वी करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, या एफ डॉट बी करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो देखिए ये सबसे इजी तरीका है, एफ डॉट बी कीजिए, एफ डॉट बी जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ डॉट बी की वैल्यू वही क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन होगा। तो एफ की वैल्यू आपको दिया है, बी की वैल्यू इसमें से कोई देख लीजिए, सभी वैल्यू रखिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इजी होता है क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का आई में, जे का जे में, जे के का के में मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए वो ईजी होता है डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक। तो या तो कर लीजिए एफ डॉट बी की वैल्यू जिसकी 0 हो गई, इन सभी ऑप्शन में बी की वैल्यू रख के देखिए, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ और बी की वैल्यू वही क्या हो जाएगा, वही होगा, वही ऑप्शन, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं, आइए। तो पहले देखिए, मान लीजिए पहला है एफ की वैल्यू अपने जानते हैं, दिया ही है, ऑप्शन क्या है, बराबर 4I -20J + 12K दिया है, ठीक। अब हम बी की वैल्यू रख देते हैं, पहले ही ऑप्शन रख देते हैं, ठीक। पहले वाले ऑप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक। तो पहले वाले ऑप्शन में एफ डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, आई का आई में करेंगे तो क्या 6 × 4 कितना होगा, 24, क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, ओके। आई का आई में करते हैं तो ये होगा -24। अब आते हैं -20J और -6 के, तो 6 2 × 12 मतलब 120 हो जाएगा, 120 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +120 हो जाएगा। ये क्या है, +12K है और -8K है, तो 12 8 जगह तो 96, तो -96 हो गया, ठीक। अब 96 -96 और -24 कितना होता है, 120, -120 हो गया, -96 -24 क्या होगा 120, ठीक। इसमें क्या होगा +120 करेंगे तो यानी क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की करेंगे तो क्या आ जाएगी 0, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक। तो इसी में आप ये ऑप्शन करेंगे, ये हो जाएगा। अब बाहर ये सब भी करके देख सकते हैं, ये सब करेंगे तो एफ डॉट बी की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ओके। यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये करने पे एफ डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई, ओके। तो ये ऑप्शन होगा। तो ये सबसे ईजी तरीका है, ओके। अब बात करते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो वर्क डन की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी मैग्नेटिक फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, तो किसी मैग्नेटिक फोर्स के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 आती है, ये पहले याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे हो मैं ये बता देता हूँ। तो अब क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी।
आपने पढ़ा होगा जो फोर्स है v के भी परपेंडिकुलर होता है, b के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक। जब फोर्स v के परपेंडिकुलर हो गया तो नहीं क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फोर्स के। जब फोर्स क्या है v के परपेंडिकुलर है, उसलिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो एफ और एस के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। एफ और एस के बीच 90 डिग्री हो गया, तो नहीं क्या हो गया, डब्ल्यू का एफ डी कॉस थीटा, कॉस 90 वैल्यू 0, काम खत्म। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, जब क्या कोई वर्क डन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स से कार्य क्या होता है, याद कर लीजिए क्या होता है, 0 होता है। ओके, यहाँ कैसे आपने देख लिया। अब देखिए आपने देखा वर्क डन जो है 0 होता है, ठीक। आपने जानते हैं वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि क्या है, एफ क्या है, परपेंडिकुलर होता है वी के, और एफ क्या है, एस के डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए क्या वर्क डन 0 है, ठीक। आपने यही पढ़ा, वर्क डन जो होता है क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, चेंज, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। और इनिशियल इधर भेजिए, यानी वर्क डन क्या है, नेट वर्क डन 0 ही है। वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है, 0 होता है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो वर्क डन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होता है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। ओके, नीट 2012 का एक क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या बोला है, ठीक। क्या बोला, एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t है। तो एक पार्टिकल मास m है, चार्ज q है, काइनेटिक एनर्जी t है। इंटर ट्रांसफर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडिकेट b, ट्रांसफर यूनिफॉर्म b में क्या कहता है, इंटर करता है। आफ्टर 3 सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो 3 सेकेंड बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो हमने बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की काइनेटिक एनर्जी की मतलब वर्क डन 0 होता है, इसी कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले था वही बाद में भी होगा, यानी आंसर क्या होगा, सेम होगा। आंसर क्या होगा, ए, ठीक। तो वही क्या है, जब पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है, वर्क डन 0 होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। तो आंसर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि सर्कुलर होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब वेलोसिटी क्या है, जब v और b के बीच का एंगल कहते हैं, v और b क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। क्या आपने पढ़ा एफ बराबर क्या होता है, q v क्रॉस b होता है, ठीक। तो b और b के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक। b और b के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो गया। b और b के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, यानी नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, चाहे डिग्री 0 डिग्री मतलब कैसे, जब चार्ज ऐसे मूव कर रहा हो, मतलब चाहे 0 डिग्री पे हो चाहे चार्ज ऐसे मूव कर रहा हो, तो भी क्या है, नेट फोर्स क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, अब बात करते हैं इनका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि क्या जब इस पर क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी नहीं है, तो ये जैसे वेलोसिटी चले वैसे ही वो चलता जाएगा। तो इनका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बारे में उतना नहीं पूछता है, ठीक। तो मेन इसका ये इस पर पूछना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। तो जब क्या है, वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब v और b के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो फोर्स होगा वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आपके वेलोसिटी के। तो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स भी मस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस वर्ड होता है, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा, 100% मस्ट है कि फोर्स होगा किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, वेलोसिटी के उसके। ओके, आपने ये पढ़ा होगा कि जब फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, यही मेन कारण है सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यही मेन कारण है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हर पॉइंट पे फोर्स जो होता है उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो यही मेन कारण होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मेन रीजन क्या है, कि जो फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, यही मेन कारण है, ठीक। तो इसी कारण से इसका मोशन कैसा हो जाएगा पार्टिकल का, जब क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सर्कुलर के लिए है, आपने सर्कुलर मोशन में एक बात आपने पढ़ा ही होगा, मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है, पहला चीज़ क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो ओनली ऑन सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है, मैंने ये चीज़ बताया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है, वो भी कहाँ लगता है, अंदर की ओर लगता है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। अब वेलोसिटी क्या है, बाहर की ओर लगता है, उसके टेंजेंट की ओर, ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं हर पॉइंट पे, ठीक। और सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का मेन काम क्या होता है, क्या करना, चेंज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का मेन काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, इस मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। मैंने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में बात बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, केवल सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है, और सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का मेन काम क्या होता है, केवल डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन चेंज करेगा, अभी यहाँ डायरेक्शन होगा, इधर डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है सर्कुलर मोशन में, आपको मैंने ये चीज़ बताया था। ओके,
तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो क्या होगा कि डायरेक्शन क्या, मतलब पूछेगा कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, तो नहीं, तो डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक, तो जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन है, सेंटीमीटर फोर्स है, वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, आपको अपने जानते हैं क्या था, mv²/r होता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू भी हो जाता है। साइन थीटा वैल्यू 0 1 90 डिग्री है, इसे क्या होगा, क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वी से वी कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा रेडियस। रेडियस होगा जो ये सर्कल बनाएगा उसका रेडियस किस में मूव करेगा, जो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल बना के मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक, तो इसी का रेडियस पूछता है, सर्कुलर मोशन का जो पाथ बना रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस पूछता है, वो क्या होता है, आर बराबर mv/qb होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, आर क्या होता है, mv/qb। ओके, तो इसको मैं और दिखा, जो क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मतलब कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, इस कंडीशन में क्या होता है, आर रेडियस बनता है, सर्कुलर मोशन करता है, और रेडियस क्या होता है, आर बराबर mv/qb होता है। ओके, अब बात करते हैं जहाँ एम क्या है, चार्ज ऑफ मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल उसका मास होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल का मास होगा। ओके, वेलोसिटी वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्यू क्या है, चार्ज है, उस वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है। ठीक, बात करते हैं बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, आप जानते होंगे जो रेडियस मतलब मास और वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर मोमेंटम अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, आर बराबर पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पी क्या है, मोमेंटम है। ओके, तो मोमेंटम टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो आर बराबर पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m होता है। ठीक, रिलेशन पढ़ा होगा, या आपने ये भी देखा होगा, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, √2m ke होता है। ठीक, जहाँ के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, यहाँ मोमेंटम जो हम ये भी लिख सकते हैं, आर बराबर क्या होता है, √2m ke अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ एम क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्यू क्या है, चार्ज है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो इस फॉर्म में भी आप याद कीजिए, हर फॉर्म जितना है सभी को याद करना है, सभी फॉर्म को। या इसको मैसे भी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लिख सकते हैं, आर बाय √2m ev अपॉन qb, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है। टाइम पीरियड का लिए अब जानते हैं भी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है। ठीक, भी बराबर आप जानते हैं ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, आर इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा को आप टाइम पीरियड में कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू 2π/t। ठीक, यहाँ पे आप आर की वैल्यू रखेंगे, आर बराबर क्या होता है mv/qb, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो टाइम पीरियड का बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल के आएगा, टी बराबर 2πm अपॉन क्यूबी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद कीजिए टाइम पीरियड का भी। टी बराबर क्या था, 2πm अपॉन क्यूबी। ठीक, यहाँ आप देखिए वेलोसिटी वाला टर्म हट गया, रेडियस में क्या था, mv/qb होता था। ठीक, यहाँ वेलोसिटी टर्म हट के यहाँ पे क्या है, 2π आ गया। ओके, तो टी क्या होगा, 2πm अपॉन क्यूबी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखता है एनसीईआरटी, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एनसीईआरटी की लाइन है, जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, किसी को फ्रीक्वेंसी करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबी अपॉन 2πm हो जाएगा। ओके, नीट 2009 और 7 का क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देख लेते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन विल बी। तो टाइम पीरियड बोल रहा है क्या होगा। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या होता है, r बाय 2πm अपॉन क्यूबी। तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन क्या दे रहा है, डिपेंड ऑन r एंड नॉट v। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही तो रेडियस पे डिपेंड करता है, ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, इज इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ v एंड r। तो सही बात है, इंडिपेंडेंस होता है किस पे, वेलोसिटी पे भी और उसके रेडियस पे भी। तो आंसर क्या होगा, बी। ओके, नीट 2019 क्वेश्चन है, क्या है, अनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा इंटर परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक अनाइज हाइड्रोजन एटम है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों का मोमेंटा सेम है, मोमेंटम सेम है दोनों का, इंटर करते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, बी में। रेशियो ऑफ रेडियाई दियर पाथ r/r अल्फा। तो हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ओके, तो रेडियस बराबर क्या होता है, यदि आर बराबर क्या होता है mv/qb लिखेंगे, मोमेंटम के टर्म में लिखना है तो p अपॉन क्यूबी लिखेंगे। ठीक, बोला मोमेंटम इनका सेम है, यानी आर प्रपोर्शनल, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, कांस्टेंट है, यानी मोमेंटम भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। ठीक, तो जो रेडियस है इन्वर्सली प्रपोर्शनल उसके चार्ज पार्टिकल के। ओके, इन्वर्सली प्रपोर्शनल उसके चार्ज पार्टिकल के, तो आर एच अपॉन आर अल्फा का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्यू अल्फा अपॉन क्यू एच हो जाएगा, आर एच अपॉन आर अल्फा का रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा अपॉन क्यू एच हो जाएगा। ओके, आपको पता होगा अल्फा पार्टिकल के जो चार्ज होता है क्या होता है, 2 टाइम होता है प्रोटॉन के चार्ज के। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2 टाइम होता है प्रोटॉन के, इसलिए क्या होगा 2 हो जाएगा। और ये क्या था, ये हाइड्रोजन है, क्या है, प्रोटॉन ही है। ठीक, 2 इंटू 2/1 हो जाएगा, ऐसा क्या होगा, बी। ये 2015 क्वेश्चन है, क्या है, एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव एट राइट एंगल टू फील्ड। एक प्रोटॉन है कि अल्फा पार्टिकल है,
दोनों क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बी है, मूव करते हैं राइट एंगल पे, मतलब राइट एंगल होता है 90 डिग्री है, पे मूव करते हैं। ओके, और क्या करें, रेडियस ऑफ सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल ऑर्बिटर फॉर बोथ पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन ऑफ 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो बोला इफ रेडियस ऑफ सर्कल ऑर्बिट फॉर बोथ पार्टिकल इज इक्वल, तो बोला इनका जो रेडियस है दोनों पार्टिकल के लिए, मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस क्या है, सेम है दोनों के लिए, जो बना रहे रेडियस सेम बना रहे हैं। ठीक, एंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोटॉन इज 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन के लिए क्या बता रहे हैं, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के लिए क्या है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोला काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा। ठीक, तो हमसे क्या बोला, इनका रेडियस सेम है। ठीक, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं दोनों, कौन है, अल्फा है, और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं। तो आर क्या होता है, √2m/Ke/Q होता है। ठीक, इसको मेरे इसको हटाने के लिए ऐसे कर देते हैं, क्यू आई स्क्वायर क्या होता है 2m/Ke/Q² हो जाएगा। ओके, इसको हटा, रूट को हटाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक, हमसे क्या बोला है, यहाँ रेडियस इसका सेम बोला है। ठीक, रेडियस क्या बोला है, सेम है, और क्या है, क्या सेम है उसका, और क्या बोला है, सेम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम बोला है। ठीक, रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस भी सेम बोला है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यानी क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा Q² के। ठीक, काइनेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q² के। ठीक, तो देखिए अब काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोटॉन के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का रेशियो को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि इसका उल्टा होगा, सो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, इस तरह क्या होगा, चार्ज और प्रोटॉन और चार्ज अपन अल्फा पार्टिकल होगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रोपोर्शनल इसके, अब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसके लिए उल्टा हो जाएगा। ये मास ऑफ अल्फा लिखेंगे अपन मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, क्योंकि इन्वर्सली इसलिए उल्टा लिखेंगे, मास ऑफ अल्फा पर मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। अब वैल्यू रख दीजिए, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, 2 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होता है, 2 टाइम इलेक्ट्रॉन का, इसका स्क्वायर है। ठीक, अब बात करते हैं इसका मास, जो अल्फा पार्टिकल मास होता है 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक, अब मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन लिख ही सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन से मास कट गया, और जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ये 1/2 का स्क्वायर कर 1/4 हो गया, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल रेशियो क्या आ गया 1। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा जो अल्फा पार्टिकल का, जो अल्फा पार्टिकल का था वही जो प्रोटॉन के लिए कितना बोला था, 1 मिली इलेक्ट्रॉन बोला था, प्रोटॉन के लिए कितना बोला, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का भी हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का भी क्या हो जाएगा, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए। ओके, आइए तो अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन है क्या, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है कि जो क्या करता है, जो पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल हैं, प्रोटॉन इसकी मतलब एक्सलेशन, इसके एक्सलेशन को इंक्रीज करता है। ठीक, तो साइक्लोट्रॉन है क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, इसको एक्सलेट कराता है, अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन क्या करता है, एक्सलेट कराता है, मतलब उसके चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कराने का काम करता है। ठीक, तो ये क्या बोला है, इट इज डिवाइस यूज टू एक्सलेट चार्ज लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक डिवाइस है जो क्या करता है, एक्सलेट कराता है चार्ज लाइक कौन कौन से, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के चार्ज को, एक्सलेशन को इंक्रीज करता है। ठीक, इज ए वेरी हाई एनर्जीज वेलोसिटी, मतलब ये बहुत, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसे ऑल्टो कॉलर पार्टिकल एक्सलेटर, तो इसको हमेशा, इसको ये भी कहते हैं पार्टिकल एक्सलेटर भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, पार्टिकल को एक्सलेट कराता है, कराने का काम करता है। तो साइक्लोट्रॉन को क्या कहते हैं, पार्टिकल एक्सलेटर भी कहते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक्सलेट नहीं करा सकते हैं साइक्लोट्रॉन में, तो साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को हम एक्सलेट नहीं करा सकते हैं। तो ये बोला इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलेट इन साइक्लोट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं करा सकते साइक्लोट्रॉन में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन में उल्टा काम करने लगा, इसलिए इसको नहीं एक्सलेट करा पाएंगे हम साइक्लोट्रॉन में। अब बात करते हैं कैसे वर्क करता है, हम क्या करते हैं साइक्लोट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं और बहुत सारे नेगेटिव फील्ड भी लगा देते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपने पढ़ा होगा एक्सलेशन बराबर क्या होता है, QE/m होता है। ठीक, QE/m, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा एक्सलेशन बढ़ेगा। तो एक्सलेशन कैसे बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, जितना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होगा उतना ज़्यादा एक्सलेशन बढ़ेगा। ठीक, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत दूर तक फैला सकते हैं, इतना तो हमारे पास शक्ति है नहीं कि बहुत लंबे डिस्टेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बना सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि एक क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देते हैं। ठीक, तो हम उसी को इस सर्किल में घुमाएं। ठीक, इस सर्किल में एक्सलेटर को घुमाएं, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते रहें उसी चार्ज पार्टिकल, तो भी तो एक्सलेशन बढ़ सकता है। बहुत लंबे दूर तक हम नहीं ले जा सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, जितना दूर ले जाएंगे उतने, जितना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जाएंगे उतना ही उसका एक्सलेशन बढ़ेगा। ठीक, तो उसका एक्सलेशन बढ़ाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि उसको एक सर्किल में घुमाने लगें। ठीक, तो सर्किल में कम जगह में ही क्या हो जाएगा, अच्छा खासा उसका एक्सलेशन मिल जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। ठीक, क्योंकि हम प्रोवाइड कर सके उसको एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या कम ही डिस्टेंस में क्या हो एक्सलेशन उसका बढ़ सके। ठीक, तो क्या करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्योंकि किस लिए, क्योंकि इंक्रीज एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल, जिससे क्या होता है इंक्रीज होता है एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल का। ठीक, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं क्यों, क्योंकि प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल,
तो क्या प्रोवाइड करता है सर्कुलर मोशन, इससे क्या होता है कमी डिस्टेंस पे क्या होता है वो क्या हो सकता है एक्सेलेरेशन करा सकते हैं उसको, ओके, मतलब उसके एक्सेलेरेशन को बढ़ा सकते हैं कमी डिस्टेंस में, ओके। देखिए साइक्लोट्रॉन कुछ ऐसा डिवाइस होता है, ठीक, यहाँ पे 2 डीज होते हैं, डीज मतलब ऐसे कुछ रेडियस का बना होता है, ठीक, 2 डीज होते हैं, ठीक, इसी में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, यहाँ पे हम कोई चार्ज पार्टिकल के यहाँ से भेजते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का घूमता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका एक्सेलेरेशन बढ़ता है, ठीक, यही होता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं वही होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक, चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करे वही क्या होगा, जितना चार्ज पार्टिकल जितना फ्रीक्वेंसी का चार्ज पार्टिकल होता है उतना क्या होगा उसी फ्रीक्वेंसी से वो ऑक्सीलेट करेगा, ओके। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है किसी चार्ज पार्टिकल का, आप जानते हैं एब्रा क्या होता है क्यूबी अपन 2πm होता है, ठीक, तो इतने से क्या करेगा ये ऑक्सीलेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा क्यूबी अपन 2πm होगा, ओके। अब बात करते हैं उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो जिस रेट से एक्सीलेट कर रहा है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस चार्ज पार्टिकल का, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², अब आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है mv/qb, ठीक, आर बराबर mv/qb, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा आर क्यूबी अपन एम हो जाएगा, ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए v² की जगह। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है हाफ q² b² r²/m, बहुत अच्छा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ q² b² r/m, ओके। तो चाहे याद कर लीजिए या तो नहीं याद हो तो अब इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक, यहाँ वैल्यू रख के v की वैल्यू, ओके। अब बात करते हैं यहाँ आर क्या है रेडियस ऑफ डीज है, जो ये डीज बना है इसी रेडियस में घूमेगा, इससे जो रेडियस ऑफ डीज है उसी के इक्वल होगा, तो आर की वैल्यू क्या है रेडियस ऑफ डीज है, ओके, जो ये डीज बने हैं दो उसी के रेडियस में घूमेगा, इसलिए क्या है आर क्या रेडियस ऑफ डीज है, ओके। यहाँ हम जानते हैं क्यू क्या चार्ज है, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, एम क्या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। तो नीड 2012 क्वेश्चन है क्या है एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज रेडियस आर ऑफ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, ठीक, एक क्या है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज रेडियस, कोई डीज रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन में हमने उसको अप्लाई किया, ठीक, किसके लिए प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए, ठीक, जिसका मास एम है, प्रोटॉन मास भी दे दिया है, ऑपरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी यूज इन साइक्लोट्रॉन, एक ऑपरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन में बी, काइनेटिक एनर्जी के है, ठीक, ऑफ द बीम प्रोड्यूस, देखिए हमसे पूछा है ऑपरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी यूज इन साइक्लोट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय द गिवन, तो क्या ऑपरेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन में, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है प्रोटॉन का क्या होगा, दोनों की वैल्यू पूछा है। अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होता है क्यू अपन 2πm होता है, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, एफ बराबर क्या होता है क्यू 2πm होता है, ठीक, यहाँ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी बराबर 2π, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे म्यू बोला है, ठीक, तो 2πm इंटू म्यू हो जाएगा, अपन यहाँ चार्ज पार्टिकल क्या है प्रोटॉन चार्ज है, इसलिए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है प्रोटॉन का चार्ज होता है इसीलिए, ठीक, तो बी बराबर 2πm म्यू बाई ई हो जाएगा, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये दोनों लग रहा है, ये दोनों में है 2πm म्यू अपन ई, इसमें भी 2πm म्यू अपन ई है, ठीक, ये दोनों में से हो सकता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है हाफ q² b² r²/m, यदि नहीं याद है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, हाफ mv² से भी निकाल सकते हैं, v की वैल्यू रख के, ओके। तो यहाँ पे बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ओके। यही है आपका ऑप्शन आंसर सी, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहाँ पे रखना जो आया है, ओके, तो ये आपका कटेगा, आपका ये फॉर्मूला आएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है आपने देखा होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या है मूव करता है तो उसमें दोनों प्रोड्यूस होता है, रियल में तो यही होता है दोनों प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज कोई पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो लॉरेंज फोर्स क्या है दोनों कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन फोर्स है, ओके, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स एंड नेट फोर्स क्या होता है Fe + Me, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं क्यू ई होता है, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं क्यू v/v होता है, तो आप याद कर लीजिए लॉरेंज फोर्स क्या होता है क्यू ई प्लस क्यू v/v होता है, ओके। अब बात करते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो उल्टा मैंने लिख दिया हूँ, तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू v/v हो जाएगा, ठीक। तो सॉरी देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर है, तो क्या होगा क्यू ई बराबर क्यू v/v होगा, क्यू से क्यू कट गया तो वेलोसिटी जो आएगा क्या होगा E/B, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये आपके नीट 2012 क्वेश्चन है क्या है ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 20 V/m एंड 0.5 टेस्ला एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हमसे पूछ दिया क्या एक बीम है जिसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों वैल्यू दे दिया, तो क्या वी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे, वी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा, वी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 20 वोल्ट पर मीटर, 20 है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.5 है, यहाँ कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या होगा डी। ओके, अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। जब कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें उसके कारण फोर्स क्या प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है आई एल क्रॉस बी होता है। ठीक, तो जब क्या है कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कोई चार्ज में क्या है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और जो चार्ज है जो लेंथ है वायर का वो क्या है एल है, तो उसके कारण जो फोर्स होगा एफ बराबर क्या होता है आई एल क्रॉस बी। तो ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, यहाँ आई क्या है इस वायर में जो करंट फ्लो है वो है, एल क्या है इस वायर का लेंथ है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और साइन थीटा एंगल क्या है इनके एल और बी के बीच का एंगल है। ठीक, और इसमें भी आप देख सकते हैं जो क्या होता है रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स जो है एल के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब ये भी देख सकते हैं फोर्स क्या होगा एल के भी परपेंडिकुलर और फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी आप देख सकते हैं इसमें भी। ओके, क्योंकि इसमें भी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, कोई वायर है, ठीक है कोई वायर है एल लेंथ का है, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड है, क्रॉस में दिखाया गया, इसे क्या है ऐसे 30 डिग्री एंगल पे ऐसे रखा गया है। ठीक, तो इसके लिए पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए आप बहुत लोग लिख देंगे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई बी एल बाई टू लिख देंगे, आई बी एल बाई टू। ठीक, क्योंकि क्या है यहाँ से 30 डिग्री बनाया था साइन 30 वैल्यू 1/2 आई बी एल बाई टू लिखें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर है तो अंदर इसके हर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इसके हर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देख सकते हैं इस वायर के हर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो समझ सकते हैं इफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। यदि बोल दे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो तो जैसे भी एंगल पे उसको घुमा कर रखा गया हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 90 डिग्री ही होगी, तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है या बाहर है। ठीक, तो ये समझ लीजिए कि जो उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पे एफ बराबर आई बी एल सी सी लगा सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो। ठीक, अब देखिए कोई ऐसा वायर है, ठीक, ऐसा कोई वायर है कोई घुमा हुआ है, ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा जो लेंथ इसका लिखते हैं एफ बराबर आई बी एल, जो एल लिखते हैं हम क्या लिखते हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेंथ लिखते हैं। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये पॉइंट और ये पॉइंट जब मिला दीजिए जो लेंथ आएगा वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे, ये पूरा ऐसे घुमा हुआ नहीं लेंगे, जो इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा वही हम लिखेंगे। तो एल की वैल्यू क्या होती है डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन इसी पे लगा देते हैं, फाइंड द फोर्स ऑन द वायर एज शोन इन फिगर। तो जो इस पे फोर्स बताएं दोनों के लिए। ठीक, तो पहला ये क्या ऐसा है कुछ पाइप की तरह है, ठीक, दो वायर है, एक 4 सेंटीमीटर ये है 3 सेंटीमीटर है, तो इसके जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, तो नेट फोर्स हमेशा क्या आंसर डिस्टेंस लेते हैं, हमेशा हम इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ देते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या हो गया फाइनल इनिशियल पॉइंट को मिला दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये 4 है 3 है तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा आई बी एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि क्या अंदर है अब क्या हो जाएगा आई बी एल साइन 90 डिग्री, यानी अब क्या हो जाएगा आई बी इंटू ये एल की वैल्यू कितना है 5, यानी कितना एवरा 5 आई बी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ये देखिए कोई सेमी सर्कल है, ठीक, कोई सेमी सर्कल उसके रेडियस आर है, उसका रेडियस आर है। ठीक, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो क्या होगा एवरा आई बी एल साइन 90 डिग्री। अब इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है फाइनल इसे पॉइंट को मिला दीजिए वही डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो जाता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये देखिए ये रेडियस आर है, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी ये लेंथ कितना हो गया 2r। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल की जाके लिख देंगे हम 2r, तो एवरा क्या हो जाएगा आई बी 2r हो जाएगा। ओके, एवरा क्या हो जाएगा आई बी 2r, क्योंकि ये लेंथ क्या है 2r। ओके, अब देखिए बात करते हैं फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच लूप। ईच लूप के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब कोई लूप बनाए, ऐसे लूप जब कोई बनाए, ठीक, कोई लूप बना लेता है सर्कल टाइप का या कोई भी टाइप का लूप बना ले तो लूप के लिए नेट फोर्स आता है 0। ठीक, जब कोई भी लूप बना ले तो उसके लिए नेट फोर्स क्या आता है 0, क्योंकि हमेशा जो एल लेते हैं हम आपको पता होगा क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं। ठीक, एल कौन सा लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो कोई लूप बना ले तो उसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ खत्म ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो ही नहीं सकता कोई लूप बना लिया। ठीक, जब भी कोई लूप बनाए तो उसके लिए नेट फोर्स क्या होता है 0 होता है। ओके, याद कर लीजिए, क्योंकि जो होता है ये एक दूसरे सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट फोर्स 0 हो जाता है, ये फोर्स सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, नेट फोर्स 0 हो जाता है। ओके, तो लूप के लिए याद कर लीजिए नेट फोर्स 0 होता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नीड 2014 का ही क्वेश्चन है, क्या है एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ लूप। ठीक, एक स्क्वायर प्लेन है सीट है मतलब लूप है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इफ द फोर्स ऑन द वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ, तो किसी एक आर्म के कारण जो फोर्स आ रहा है वो बोल रहा है एफ है। ठीक, किसी एक आर्म के कारण जो फोर्स आ रहा है क्या बोल रहा है एफ है। ठीक, वन आर्म के कारण क्या फोर्स एफ है। तो नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म ऑफ द लूप, तो नेट फोर्स क्या होगा इन तीनों आर्म के कारण क्या होगा नेट फोर्स। ठीक, एक के कारण फोर्स एफ है तो इन तीनों आर्म के कारण नेट फोर्स क्या होगा ये बस पूछ रहा है। ठीक, तो आपको पता होगा कि जब कोई लूप है किसी यूनिफॉर्म एक्टिव फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स क्या होता है उस पर 0 होता है पहला चीज़।
ठीक। किसी एक का फोर्स ये है, एक फोर्स क्या है, मतलब F1 F2 F3 F4 है, एक का बोला फोर्स F है, तो बाकी F2 F3 के कार्य क्या हो जाएगा, माइनस F हो जाएगा। ये एक को इधर भेज दीजिए F को, तो क्या हो जाएगा माइनस F। ठीक। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसका कार्य F है तो इसके कार्य माइनस F होगा, तभी क्या होगा, ये दोस्तों कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तब ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके कार्य फोर्स है, इसके कार्य तो इन तीनों का माइनस फोर्स होगा, तभी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक। तो आंसर कौन सा होगा, सी। जो आपका आंसर क्या होगा, माइनस सी होगा इन तीनों का। ठीक। तभी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ओके। आइए तो बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो जो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, उसके लिए हम फोर्स निकाल लेते हैं क्या होता है। तो देखिए एक वायर ऐसे है, इसमें करंट क्या है, I1 इधर जा रहा है। ठीक। एक दूसरा वायर ऐसे, इसमें करंट I2 जा रहा है। ठीक। इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। ओके। तो ये जो फोर्स आता है F/L, जो फोर्स और इनकी लेंथ का रेशियो आता है, यानी F/L जो आता है, F/L का तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई डी होता है। डी के इनके बीच का डिस्टेंस है, L क्या है, इस जो मतलब सॉरी वायर इसका लेंथ है, दोनों लेंथ LL है। ठीक। तो नेट फोर्स का होता है F/L बराबर क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई डी। I1 क्या पहले पे करंट है, I2 क्या दूसरे पे करंट है। ओके, सिंपल से याद कर लीजिए। ठीक। अब बात करते हैं सेम डायरेक्शन में फोर्स है, इस पर भी क्या है, इधर I1 है इधर I2 है, दोनों में सेम डायरेक्शन में फोर्स है, सॉरी सेम डायरेक्शन में करंट है दोनों में, इधर भी I1 इधर भी I2 है। तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, एक दूसरे को अटैक करेंगे। याद कर लीजिए, जब क्या है करंट का डायरेक्शन सेम है दोनों में। ठीक। इसमें भी करंट का डायरेक्शन इधर ही है ऊपर, इधर भी करंट डायरेक्शन ऊपर है, तो इन दोनों में जो फोर्स होगा कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक। तो इसमें उल्टा है, हमेशा आपको पता होगा जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज करते हैं अटैक करते हैं। ठीक। लेकिन क्या है, देखिए इसमें क्या है, अनलाइक है, मतलब कि ऊपर एक पे ऊपर चार्ज, एक में क्या है, एक पे ऊपर करंट, एक पे क्या है नीचे करंट है। ठीक। तो जब क्या है उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, रिपेल। तो जब क्या है एक में ऊपर है एक में नीचे, जब ऐसे होगा अपोजिट करंट होगा, तो उस टाइम क्या होगा, फोर्स क्या होगा, रिपेल करेगा। तो एक दूसरे इन दोनों फोर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें उल्टा है। ठीक। ये आपको पता हो, जब लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक। अनलाइक चार्ज अटैक करते हैं, जबकि इसमें उल्टा है, जो लाइक फोर्स है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं लाइक फोर्स, अनलाइक फोर्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये उल्टा है इसमें फोर्स का। देखिए आपका नीट 2010 का क्वेश्चन है, क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कमिंग सेम करंट I along the same direction shown in figure। तो देखिए दिखा रहा है कि क्या है, अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर। तो 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं। ठीक। ठीक। और क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ऐसे ऐसे हैं। ठीक। प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके। आउटवर्ड है। ठीक। कमिंग सेम करंट I along द सेम डायरेक्शन। तो इसमें सभी में क्या है, करंट I है, अभी क्या है सेम डायरेक्शन में है। ठीक। करंट I सेम डायरेक्शन में, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर दिखाया गया आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर B इज गिवन बाई। तो इस मिडिल वायर B पे हमको बताना है फोर्स बाई लेंथ। ठीक। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू बताना है, F/L की वैल्यू बताना है इस B वाले पॉइंट पे। ओके, जो मिडिल वाला वायर है, ओके, इस पे बताना है। ओके। तो देखिए इस पे भी सेम करंट है, इस पे भी सेम करंट है, ये भी डिस्टेंस पे, ये भी डिस्टेंस पे, तो दोनों इन दोनों का भी फोर्स सेम होगा, इन दोनों फोर्स के कारण भी इन दोनों का भी फोर्स सेम होगा, इन दोनों का भी फोर्स सेम आएगा। ठीक। देखिए इन दोनों का फोर्स क्या आ जाएगा, F/L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई, दोनों में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F/L बराबर म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई डी होता है। ठीक। चाहे इसकी बात करें, इन F1 की बात करें, चाहे F2 की बात करें, F1 बाई L1 की बात करें, चाहे F2 बाई L की बात करें, ठीक, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 2 पाई I² बाई डी हो जाएगा, क्योंकि I1 I2 सेम करेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, I² बाई डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, इसलिए दोनों F1 की बात करें या F2 की बात करें, क्या होगा, म्यू नॉट अपन 2 पाई I² बाई डी हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक। जो ये वाला है, इसकी क्या होते हैं, जब सेम करंट होते हैं, मैंने बोला था जब सेम डायरेक्शन में करंट होते हैं तो क्या होता है, अटैक करते हैं। ठीक। तो ये क्या होगा, इसको इधर की ओर अटैक करेगा, पॉइंट बी वाला क्या होगा, इस वाले का इधर की ओर अटैक हो जाएगा, इस वाले चार्ज का इसको अपने ही ओर अटैक करेगा, तो पॉइंट बी पे करेंगे तो क्या होगा, इधर की ओर आएगा, इधर अटैक करेगा। इधर की बात करें, इधर पॉइंट बी पे इस वाले के कारण, तो ये इधर की ओर अटैक आएगा। ठीक। पॉइंट बी का इधर की ओर अटैक होगा, इसके कारण क्या होगा, इधर की ओर अटैक होगा पॉइंट बी। ठीक। तो नेट फोर्स इसके का इधर आएगा, इसके का इधर आएगा, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा नेट फोर्स। ठीक। और ऐसे भी देख सकते हैं कि दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इधर होगा F, इधर होगा F, तो इसका जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, F/2 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या F/2 हो जाएगा, बस यहाँ पे F की वैल्यू रख दीजिए, इंटू √2 रख दीजिए, तो F की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट 1 2 पाई I² इंटू डी इंटू √2 हो जाएगा नेट फोर्स। बस यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया, एक 2 से, F/L बराबर क्या, म्यू नॉट I² अपन √2 पाई डी। ओके, आंसर क्या होगा, डी। ओके, थैंक यू। तो अभी और भी है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। ठीक। तो जब कोई करंट, किसी वायर है, कोई लूप है, ठीक, कोई लूप है, उसमें क्या है, किसी लूप में क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअली होता है क्या, अपने मैग्नेटिक डाइपोल
पढ़ा होगा ना। तो मतलब डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। डाइपोल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं, उससे क्या बन जाता है? एक डाइपोल बन जाता है। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल भी ऐसे बनता है। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है? एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल से बनता है। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, कुछ तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या है, जब किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में क्या होता है? साउथ पोल प्रोड्यूस होता है। जब इधर देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आपको दिखेगा। तो ये देखता है क्या बन जाएगा, जब किसी लूप में करंट फ्लो होगा तो क्या किस तरह बिहेव करेगा? वो डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, डाइपोल एम बराबर क्या होता है? आई इंटू ए होता है। ठीक, इस डाइपोल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? इसको एम से डिनोट करते हैं। एम कहता है आई इंटू ए। ए क्या है? एरिया वेक्टर है। आई क्या है? करंट है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल कहता है आई इंटू ए। ए क्या है? एरिया वेक्टर है। आई क्या है? करंट है। ठीक, डी की बात करें, इफ रियल नंबर ऑफ टर्न है, रियल नंबर ऑफ टर्न है इसमें, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाए? एम बराबर एन आई ए हो जाएगा। ओके, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका डायरेक्शन की बात करते हैं। इसका डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन ये है तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, हमेशा इसका आपको पता ही होगा, गॉस लॉ में मैंने बताया था एरिया वेक्टर के बारे में क्या होता है। एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो ये इसके लिए हमको लिखना है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। ठीक, तो क्या है, जेड और एक्स एक्सिस में कोई लूप लाई कर रहा है। ठीक, इसके लिए हमको लिखना है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसी सर्कल एरिया क्या होता है? आई इंटू ए होता है। आई क्या है? आई है, इसमें करंट आई फ्लो है इसलिए आई है, और इसका एरिया क्या लिख सकते हैं? पाई आर इसका लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ये प्लेन एक्स जेड और एक्स एक्सिस लाई हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो गया? वाई एक्सिस। यानी क्या लिख देंगे इसको? जे कैप। ठीक, अब बात करते हैं ये लूप देखिए ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए पहले लूप की बात करें, इसमें दो लूप बन गए। पहले लूप क्या है? वाई और एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक, इसका एरिया लिखना होगा तो आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। आई इंटू ए स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना होगा तो आई इंटू ए स्क्वायर। और इसका जो वो लिखना होगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है? इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस हो गया। इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। ठीक, तो जेड एक्सिस यानी क्या होगा? के कैप। तो इस वाले लूप के लिए क्या होगा? एम ए स्क्वायर इंटू के कैप मैग्नेटिक मूवमेंट। इसकी बात करें एम टू की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? देखिए ये वाला लूप ऐसे है। ठीक, इसके लिए क्या होगा? आई इंटू ए स्क्वायर। इसके लिए भी होगा, पर इसके लिए वेक्टर मतलब कि डायरेक्शन क्या होगा? इधर का होगा। ठीक, इधर मतलब हो गया यानी वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस मतलब क्या? जे कैप। तो एम टू की वैल्यू क्या होगा? आई ए स्क्वायर इंटू जे कैप हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? आई इंटू ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, के कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला भूल गया था एक बार, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। क्या है, वो छोटा सा दिया एनसीईआरटी में, पर इसको कोई ध्यान नहीं देता, मैं भूल गया था ये फॉर्मूला। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे घूम रहा है ठीक, किसी लूप में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल किसी जब करंट फ्लो होता है उसके लिए क्या होता है? आई इंटू ए होता है। ठीक, ये आपको याद होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी लूप में तो उसके लिए क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल एम बराबर ई भी आर अपन टू। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? ई भी आर अपन टू, जहाँ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। भी क्या है? वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से घूम रहा है इस किसी लूप में वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आर क्या? रेडियस, जिस रेडियस ऑफ लूप है, लूप का रेडियस। ओके, तो इंपॉर्टेंट इसको याद कर लीजिए। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी में उसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। ठीक, और मैं पूरा एनसीईआरटी का ही लेके आता हूँ, कोई एनसीईआरटी कोई चीज़ मिस नहीं करता हूँ मैं। ये तो है मेरे नोट्स में आप देखेंगे कोई चीज़ एनसीईआरटी मिस नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड डाइपोल मूवमेंट के बीच। तो रिलेशन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मूवमेंट के बीच? क्या रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं एल बराबर क्या होता है? एम आर क्रॉस बी होता है। ठीक, ठीक, आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल बराबर क्या होता है? एम आर क्रॉस बी होता है। ठीक, ये जानते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने बताया आपको जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके लिए क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? ई वी आर बाई टू होता है। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है क्या होता है? ई वी आर बाई टू। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो एम बाई एल का रेशियो आ जाएगा ई बाई टू एम आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए याद करना है। ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल और ये एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाई उसका मास, इलेक्ट्रॉन बाई टू मास। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एम बाई एल बराबर क्या होता है? ई बाई टू एम। ठीक, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। एक बार फिर देख लीजिए, एम क्या है? डाइपोल मूवमेंट है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है जो क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिटल मॉडल क्या होता है? जो एंगुलर मोमेंटम होता है कंजर्व होता है बोर मॉडल में। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में इसी लेक्चर में दिया है। ठीक, जबकि बहुत सारे आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे बहुत सर। ठीक, पर ये आपके इसी में दिया है इसलिए मैं इसको लाता हूँ इधर ही। ठीक,
जो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, कंजर्व होता है, वो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एल बराबर क्या होता है NH/2 होता है। ठीक, तो बस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे एंगुलर मोमेंटम की, तो यहाँ पे आप ये सब बाकी सब कांस्टेंट हो जाए, ई भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये सब कांस्टेंट है, एन भी एच भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल के, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल के। ठीक, तो जब क्या है, जब कोई nth ऑर्बिटल में कोई पार्टिकल चक्कर लगाता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं है, आपके मॉडर्न में ही है इससे क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो इसमें हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म एक्टिव फील्ड। जब क्या कोई करंट कैरिंग लूप है उसको हम यूनिफॉर्म एक्टिव फील्ड में रख देते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा जब कोई लूप होता है तो लूप के क्यों यूनिफॉर्म एक्टिव फील्ड में रखते हैं, तो उसमें नेट फोर्स तो जीरो होता है। ठीक, जब किसी हम लूप को नेट यूनिफॉर्म एक्टिव फील्ड में रखते थे तो उसमें नेट फोर्स तो जीरो आता था, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था। लेकिन वो क्या होता है, रोटेट करेगा, वो घूम तो नहीं पाएगा, मूव तो नहीं कर पाएगा। ठीक, नेट फोर्स पे जीरो होगा, लेकिन क्या होगा, वो रोटेट करेगा, उसमें टॉर्क आ जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब किसी लूप को रखेंगे तो उसमें टॉर्क आएगा पर नेट फोर्स जीरो होता है। मैंने आपको पहले दिखा दिया था नेट फोर्स जीरो होता है, तो उसमें लेकिन टॉर्क होगा, वो रोटेट करेगा। ठीक, बात करें टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल से पढ़ा था, सेम उसी तरह आपने पढ़ा था टाउ क्या था, पी क्रॉस ई, पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, पी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इसी का एनालॉगी है। तो टाउ क्या है, एम क्रॉस बी हो जाएगा, एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल और बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी की तरह और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक, एम क्या डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल है और बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा क्या है एम और बी के बीच का एंगल है। ओके, अब देखिए आप जानते हैं एम मैग्नेटिक डाइपोल को हम ये भी लिख सकते हैं, NIA भी लिख सकते हैं। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल क्या था NIA, तो टाउ NIA भी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल और बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल बिटवीन एम और बी। ओके, देखिए आपके नीट 2018 क्वेश्चन है, क्या है, ए क्लोज यूनिफॉर्म सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न है एंड एरिया क्रॉस सेक्शन है 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट 0.2.0 एम्पियर। ओके, तो क्या लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसमें क्या 2000 टर्न है, उसका एरिया इतना है और उसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक, इज सस्पेंडेड फॉर सेंटर एंड परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ लेंथ, इसको क्या सस्पेंड किया गया है हाँ सेंटर में बीच में एंड परपेंडिकुलर द लेंथ एंड अलाउड टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द यूनिफॉर्म एक्टिव फील्ड, जिसकी वैल्यू कितना है 500 ×10⁻² टेस्ला है। तो उसको यहाँ लटका दिया है कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में के सेंटर में लटका दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी कितना 500 ×10⁻² टेस्ला है। ठीक, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो जो है सोलेनॉइड का अपने एक्सिस से कितना 30 डिग्री बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, तो एंगल भी दे दिया इनके बीच का। टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड विल बी, तो हमको टॉर्क की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो हमको क्या दिया, एन की वैल्यू दे दिया है 2000 टर्न है, आई की वैल्यू कितना 2 एम्पियर है, एरिया दे दिया 1.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया 5 × 10⁻² है, एंगल दे दिया 30। ठीक, सब कुछ दे दिया है, बस वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। तब होगा तो NIA भी साइन थीटा होता है। ठीक, एन की वैल्यू 2000 है, ए की वैल्यू 2 एम्पियर है, एरिया है 1.5 × 10⁻⁴ है, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻² है और एंगल क्या था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2000 है, इसमें 5 से इंटू करेंगे तो क्या 10,000 हो जाएगा, 10,000 से ये 10⁻⁴ खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, टाउ क्या आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर है, आंसर क्या होगा सी। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल का कार्य पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है। ठीक, तो पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कार्य क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है U माइनस P डॉट E होता है। ठीक, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, P डॉट E डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक, U माइनस P डॉट E होता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को भी लिख सकते हैं U माइनस M डॉट B। ठीक, M क्या मैग्नेटिक डाइपोल और B क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है U माइनस M डॉट B, एम क्या मैग्नेटिक डाइपोल है और बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डॉट प्रोडक्ट है, जैसे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं U माइनस M B cos थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तरह है। सो ये लग रहा है स्टॉप हो गया था मुझसे, इसलिए लग रहा है रुक गया था। क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल का कार्य इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है U आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता होगा क्या होता है पोटेंशियल U क्या होता है माइनस P डॉट E, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो U क्या होता है माइनस P डॉट E होता है। ठीक, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में U माइनस M डॉट B लिख सकते हैं। ठीक, M क्या मैग्नेटिक डाइपोल है और B क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो U क्या होता है माइनस M डॉट B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M डॉट B डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम cos थीटा में भी लिख सकते हैं, तो U माइनस M B cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा W माइनस M B
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले थीटा 1 एंगल में था, बाद में थीटा 2 एंगल में घूम गया, इसलिए डब्ल्यू का क्या माइनस एम बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, एम बी कॉमन माइनस को अंदर कॉमन ले लीजिए, इंटू कर दीजिए, तो डब्ल्यू एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कीजिए, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो वर्क डन फॉर्मूला ये है, याद कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे जो होता है नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, आपको ये बात पता होगा। ठीक, तो जब कोई डाइपोल रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स जीरो आता है। ठीक, इसमें दो कंडीशन होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहते हैं, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, जब एंगल क्या हो थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो ही होगा। दूसरा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक, तो आप जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस यू वैल्यू क्या होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस एम बी आ जाएगा। ठीक, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस एम बी होता है। ठीक, यानी क्या है, मिनिमम होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक, याद कर लीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस एम बी होता है, अभी क्या होता है, मिनिमम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ठीक है, क्या है 180 डिग्री है, यहीं कॉस 180 डिग्री क्या हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू प्लस एम बी आएगा। ठीक, अभी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू माइनस एम बी होगा, अभी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दे न्यू 2017 क्वेश्चन है, क्या है, एक 250 टन टेक्नो कॉयल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विथ 1.2 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर 85 माइक्रो एम्पियर है एंड सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द रोटेटिंग कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क वेज। तो हमसे पूछा है वर्क डन क्या होगा जब उसको उस कॉइल को रोटेट करें 180 डिग्री। तो पहले कॉइल था 80 डिग्री पे था कॉइल। ठीक, कॉइल किस पे था, 80 डिग्री पे, बाद में हमने क्या किया 180 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक, 80 से 180 डिग्री रोटेट करने में वर्क डन क्या होगा, वही हमसे पूछा है, वर्क डन क्या होगा। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। ठीक, डब्ल्यू एम बी कॉस जीरो क्या हो गया, पहले क्या था थीटा 1 क्या कॉस जीरो, बाद में क्या 180 डिग्री घूम गया तो माइनस कॉस 180 हो गया। ठीक, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो जो डब्ल्यू क्या था एम बी 1 + 1 यानी क्या हो गया 2 एम बी, वर्क डन क्या हो जाएगा 2 एम बी हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिए, जब भी थीटा से 180 डिग्री घुमाएंगे, मेरा 0 से 180 डिग्री घुमाएंगे तो वर्क डन 2 एम बी हो जाएगा, ये याद कर लीजिए। और वर्क डन बराबर क्या होता है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2 एन आई ए बी रख दीजिए, एम की वैल्यू क्या होता है NIA इंटू बी, बस वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइन दिए, अब यहाँ स्टॉप करके आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपकी वैल्यू आएगी वर्क डन 9.1 माइक्रोजूल, आंसर क्या होगा। ओके, अब बात करते हैं मूविंग पॉइंट गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटे से भी करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ये किस पे बेस है, टॉर्क पे बेस है। ठीक, ये किस पे बेस है, टॉर्क पे बेस है। ठीक, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जो टॉर्क हो बराबर क्या होता है NIAB sin थीटा होता है। ठीक, यहाँ पे जो टाउ है, यही जितना जितना क्या होगा, इसमें जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, घूमेगा मतलब उतना ही ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, नीडल में उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, जितना ज़्यादा उसमें करंट दिखाएगा उतना ही ज़्यादा नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, तो उतना ज़्यादा उसमें टॉर्क आएगा। ओके, तो इसी के टॉर्क के प्रिंसिपल पर ही बनाया गया है इसको। ठीक, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहाँ टाउ को हम C/5 भी लिख सकते हैं, कि 5 क्या डिफ्लेक्शन को बताता है। ठीक, C/5, यहाँ C क्या कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ डिफ्लेक्शन, और 5 क्या डिफ्लेक्शन है, बराबर क्या NIAB हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C और क्या I इंटू NA/B को ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, इसको हम K बोल देंगे। ठीक, C/NAB को हम K बोल देंगे, तो जो डिफ्लेक्शन होगा प्रपोर्शनल होगा K/I। ठीक, ये क्या है कांस्टेंट है, तो डिफ्लेक्शन प्रपोर्शनल हो जाएगा K/I, यानी जो डिफ्लेक्शन है उसके करंट के प्रपोर्शनल हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, तो ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्वेश्चन एकदम नहीं आया। तो मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।